गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी पीजीटी के केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो कि सिलेक्टेड हैं, और हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो 125 क्वेश्चंस आपके आते हैं उनमें पैटर्न क्या होता है, किस तरीके के सेक्शंस होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि 125 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। 80 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि लगभग जो भी ना पढ़ के जाएगा उससे भी सही होने वाले होते हैं। इन नाते सबको लगता है कि पेपर बहुत आसान है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब वो 125 क्वेश्चन देखते हैं तो लगभग 70-80 क्वेश्चन उनके बनने लग जाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि बाकी जो आपके पास 20 क्वेश्चन होते हैं अच्छे होते हैं, और बाकी और जो 20 क्वेश्चन होते हैं और अच्छे होते हैं। और आपको जो सेलेक्ट होने के लिए नंबर चाहिए वो चाहिए क्या, 100 या 105 चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके भी 110 क्वेश्चन सही हो, 105 क्वेश्चन सही हो, तो उसके लिए आपको ये नहीं जानना है कि केवल आसान क्वेश्चन सबके सही होंगे, और आसान क्वेश्चन अगर गलत होंगे तब तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। लेकिन आसान के साथ साथ वो जो सिलेक्टेड आपके 10-15% टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो देखिए कि किस तरीके से आपके आते हैं। तो हम देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन SF6? सल्फर टेट्राहेक्साफ्लोराइड है, तो इसमें हमें देखना है कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आप देखेंगे अगर 6 लिगेंड है तो क्या बनेगा, sp3d2 बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट? तो डी ब्लॉक में सारे मेटल्स होते हैं, उनके पास वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। अब हमें देखना है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो क्या आंसर बनेगा इसका, बी बन जाएगा। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 MHCl। pH का 2 से 3 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में जरूर आएगा। अब हम इसका pH कैसे निकालेंगे तो आप ध्यान से देखें। सिंपल इसे आप बनाएंगे 10⁻⁻2 मोलर HCl। HCl जैसा कोई भी अगर मोनोबेसिक एसिड आ जाए, HCl आ जाए, HNO3 आ जाए, HI आ जाए, HBr आ जाए, और अगर वो स्ट्रांग एसिड है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बस इसे देख लीजिए जो पावर है pH है, क्या हो गया 2। जब तक कि ये वैल्यू 10⁻⁻7 10⁻⁸ ना हो जाए तब तक आपको वाटर का कंटेंट ऐड नहीं करना है। बहुत सिंपली क्या करना है, चूँकि ये मोनोबेसिक है तो इनकी मोलरिटी और नॉर्मलिटी सेम होती है, और अगर डाई बेसिक हो जाए तो आप मोलरिटी को नॉर्मलिटी में चेंज कर लीजिए, तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने मोलरिटी को नॉर्मलिटी में चेंज कर लिया तो जो भी नॉर्मलिटी यहाँ पे लिखी होगी उसका जो पावर बनेगा वही आपका pH हो जाएगा, उसका नेगेटिव लॉग ही आपका pH बन करके आ जाएगा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 2 होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? जब भी हमें बॉइलिंग पॉइंट देखना होता है तो हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में 2 मॉलिक्यूल या बहुत सारे मॉलिक्यूल स्केप करना चाहते हैं, मतलब उनकी स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ानी है, मतलब कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है। अगर हम ऐसा चाह रहे हैं तो हमें उन मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटाना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता कहाँ से, वांडर वाल इंटरेक्शन से आता है। वांडर वाल इंटरेक्शन कहाँ से आता है, सरफेस एरिया से। तो जितना कम सरफेस एरिया उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप सरफेस एरिया नहीं देख पा रहे हैं तो आप मास देख लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट देख लीजिए। जिसका ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा उससे स्केप करने में दिक्कत होगी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। तो हम अगर देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? पहले वाला जो आपका एल्कोहल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरा ईथर है, इसमें ऑक्सीजन तो है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांस नहीं है। इसका मतलब बी वाले का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ए से कम होगा। और CH4 है, उसका मॉलिक्यूलर मास भी बहुत कम है, ना किसी तरीके का इसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी लीस्ट में C आएगा और हाईएस्ट में A आएगा। अगला है इन द रिएक्शंस बिटवीन द पोटेशियम डाइक्रोमेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर से सुनिए, यूपी पीजीटी में जब आप सेलेक्ट होंगे तो आप उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। इस नाते आप जो बुक्स इसमें आप सेलेक्ट करेंगे अपने प्रिपरेशन के लिए, वो आप NCERT नहीं लेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड में NCERT नहीं चलती, यूपी बोर्ड की बुक्स चलती है। यूपी बोर्ड का सिलेबस, यूपी बोर्ड का जो प्रैक्टिकल है आप उसके हिसाब से पढ़ेंगे तो सेलेक्ट होंगे। तो आप देखिए, जो आपका 12th का डी ब्लॉक है उसमें 3-4 कंपाउंड दिए गए, जिनमें से एक है K2Cr2O7, दूसरा है K1O4, तीसरा है मर्क्यूरी क्लोराइड है, चौथा मर्क्यूरस क्लोराइड है, पांचवा है लेड क्लोराइड, छठा हमारा है हाइपो सॉल्यूशंस। उसके बाद कुछ आपके एसिड है, HNO3 है, HCl है, H2SO4 है, H2S है। इनके जो जनरल रिएक्शंस हैं और जो इनकी यूजेज हैं इंडस्ट्रियल में और
अब ह्यूमन लाइफ में, उन सबको ब्लीचिंग पाउडर है। तो हम एसिडिक मीडियम में इसका देखते हैं कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में चेंज हो रहा है। तो जैसे आप K2Cr2 को एसिडिक मीडियम में डालोगे, ये पोटेशियम सल्फेट में आपका क्रोमिक सल्फेट में चेंज हो जाएगा। तो ये बनता क्या है एसिडिक मीडियम में, तो देखिए ये बनेगा क्या, K2Cr2O7 है। जैसे मैं एसिड डालूंगा इसके अंदर, ये बन जाएगा आपका Cr2SO4 का होल थ्राइस। यहाँ पर पोटेशियम जो आपके पास है ये +6 में है और यहाँ पर ये है +3 में। तो टोटल चेंज कितने का आया, 3 का आया चेंज। तो आंसर क्या बनेगा, 3 + 3। ये आपका रिपीट क्वेश्चन, ये तो आपके आंसर्स हैं सारे, मैंने कर दिया। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज +2 आयन। आपको लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही आसान क्वेश्चन इस एग्जाम में आते हैं। अगर आप सही से पढ़ के जाएंगे तो आपको 125 में 125 भी मिल सकते हैं। मुझे खुद 123 क्वेश्चन मेरे सही गए थे एक बार इसमें। तो Mn+2 आयन, इस नाते आपका जो सामना है उन लोगों से है जो बहुत हाई स्कोर करेंगे। इस नाते पूरा सिलेबस करना है, आसान भी करना है, मतलब 9th 10th का सिलेबस भी करना है, 11th भी करना है और BSc को भी टच करना है। मैग्नीज क्या होता है, 25 होता है। आप यहाँ से देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना हो तो आप ऐसे देखिए, मैग्नीज का होता कितना है, 25 होता है। तो ये 2 होता है, ये जाता है 4s में, और जो 5 होता है 3D में जाता है। अब क्या करना, 2 को निकालना, तो इस 2 को निकाल दो तो क्या बनेगा, 3D5। उसके बाद आप देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, विच एलिमेंट इन ग्रुप 15 हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। ये जो इसका जो ग्रुप 15 होता है, इसका एक कॉमन नेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं निक्टोजेंस। इसमें आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये आपके पास आते हैं। इनको निक्टोजेंस कहा जाता है क्योंकि इनके जितने भी कंपाउंड होते हैं सब बैड स्मेलिंग होते हैं, तो इसको लैटिन वर्ड में निक्टोजेंस कहते हैं। अब पूछा गया है कि इसमें स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस का, तो हमें पता है एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे बढ़ता है, तो नाइट्रोजन का सबसे छोटा हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, ए। व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम इन द कंपाउंड्स, इन इट्स कंपाउंड। तो टाइटेनियम आपका जानते हैं ट्रांजिशन मेटल सीरीज में 3D सीरीज का सेकेंड एलिमेंट है ना। तो जो सेकेंड टाइटेनियम को हम फ्यूचर मेटल भी कहते हैं, इसे वंडर मेटल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसमें यूनिक फीचर्स हैं, आने वाली जो आपका फ्यूचर है वो टाइटेनियम पर बेस्ड होगा। तो टाइटेनियम का जो स्टेबल स्टेट अगर हम देखें तो कितना होता है, +4, क्योंकि TiO2 आपने पढ़ा है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल डायमंड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द एम्फोटेरिक। अब आता है एम्फोटेरिक हमें पहचानना कैसे है। तो एम्फोटेरिक पहचानने का सबसे शानदार तरीका है एक ट्रिक। आपके पास जो भी मेटल हो या नॉन मेटल हो, जो ऑक्सीजन है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल लीजिए। मान लीजिए ये है और ऑक्सीजन है, और अगर ये डिफरेंस आपका जो है मेटल का और ऑक्सीजन का ये 2.2 से कम आता है तो एसिडिक हो जाएगा। 2.2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा आ रहा है, 2.2 से ज़्यादा आ रहा है तो बेसिक हो जाएगा, 2 से कम आ रहा है तो एसिडिक, और 2.2 से 2 के बीच में आ रहा है तो एम्फोटेरिक हो जाएगा। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और ऑक्सीजन का, इसका 3.5 होता है और एल्युमिनियम का हो जाएगा 1.5। डिफरेंस निकालेंगे तो ये 2.2 के बीच में लाई कर रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब एम्फोटेरिक हो जाएगा आपका। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द सेकेंड पीरियड। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है जो लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर घट जाती है, विद सम एक्सेप्शंस, उनके भी रीजन्स हैं। तो अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो जनरली यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं वो सब सेकेंड पीरियड के हैं, और सेकेंड पीरियड में मूवमेंट होता है सबसे पहले लिथियम, फिर आपका आएगा बेरिलियम, फिर आएगा बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। हाईएस्ट किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की मानी जाती है। अब आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ से, विच एलिमेंट है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है आपका, इसे बोलते हैं हम लोग क्रोड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आपका कोर इलेक्ट्रॉन आपके नियॉन में आ गए हैं और आउटर इलेक्ट्रॉन बाहर लिखे गए हैं 3s2 3p4। यहाँ से देख लीजिए आप, p में 4 है और 2, 6, मतलब 6 ग्रुप का कोई होगा। अब 6 ग्रुप का है इसमें कौन सा, सल्फर, ये अकेले, तो आपका सल्फर हो गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट द डायगोनल रिलेशनशिप विद द मैग्नीशियम। बहुत ही शानदार है, क्लास 9 का क्वेश्चन है, 11th में भी है और BSc में भी दिया गया है सिलेबस में 5th सेम में।
तो जो चीज़ें तीनों जगह पे हैं उससे वो पूछेगा ही पूछेगा। और यूपी बोर्ड में बहुत ओपनली पढ़ाई जाती है कि विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप। ये भी याद रखिए, यूपी बोर्ड में पढ़ाना है तो आपको हिंदी मीडियम आनी चाहिए, क्योंकि यूपी बोर्ड के सारे स्कूल हिंदी मीडियम के हैं। अब देखिए क्या है, जो हमारे सेकेंड पीरियड के फर्स्ट 3 एलिमेंट हैं कौन कौन से हैं। एक तो आपका लिथियम है, एक तो लिथियम है आपका, उसके बाद आपका बेरिलियम है और क्या है, बोरान है। ये थर्ड पीरियड के उन एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं जो उनके डायगोनल पे पोजीशन में आते हैं। लिथियम की पोजीशन में आएगा मैग्नीशियम, बेरिलियम क्या आएगा आपका एल्यूमिनियम, और बोरोन क्या आएगा सिलिकॉन। बस यही जो आपके 5-6 एलिमेंट इन्हीं में मिलता है। तो आप देख लीजिए मैग्नीशियम के साथ कौन शो करेगा, तो आंसर बनेगा लिथियम। व्हिच नोबेल गैस हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब फिर से आ गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो मैं क्या देखूं, मैंने कहा था सरफेस एरिया देखिए और साथ में आप मॉलिक्यूलर वेट देख लीजिए। तो हीलियम का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा तो नहीं है, सबसे छोटा होगा ये। फिर नियॉन है तो कौन बनेगा, जिनान, जो सबसे बड़ा साइज का होगा, मास का होगा। व्हिच एलिमेंट फॉर्म द मोस्ट स्टेबल +3 ऑक्सीजन स्टेट। ये आपका हो गया ट्रांजिशन सीरीज। स्कैंडियम है, आयरन है, मैग्नीज है और टाइटेनियम है। तो हम जानते हैं कि जो Sc होता है जनरली उसके जितने कंपाउंड होते हैं वो सब +3 स्टेट में जाते हैं। रीजन भी वही है, स्कैंडियम 3d1 4s2, तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकालेगा और 3d का एक अनस्टेबल वो भी निकल जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्रेंसियम, सीजियम, बेरियम, एनेडियम। सिंपल सी बात है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल 100 तक आता है या 60 तक कर लीजिए तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या करना है, जो एक्सट्रीम राइट में होगा उसका हाई होगा और जो एक्सट्रीम लो में होगा इधर लेफ्ट साइड में सबसे लो में वही उसी का सबसे लीस्ट होगा। तो आप देख लीजिए कौन सा मेटल आएगा, फ्रेंसियम सबसे नीचे है तो फ्रेंसियम आंसर हो जाएगा आपको। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटेलॉइड इन द पीरियोडिक टेबल। हमारी पीरियोडिक टेबल में जो भी मेटेलॉइड है उनकी क्या फीचर्स हैं। तो मेटेलॉइड वह होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में पाई जाती है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन, तो क्या बनेगा, सी इज द राइट आंसर। अगला है विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स एलिमेंट विद द हाईएस्ट फर्स्ट आईपी। जिनके फर्स्ट आईपी बहुत ज़्यादा हो, इसका मतलब वो स्टेबल होने चाहिए। तो उसके लिए क्या चाहिए, नोबेल गैस चाहिए। नोबेल गैस से ज़्यादा किसी का हो ही नहीं सकता क्योंकि वो हाईली स्टेबल है। विच एलिमेंट है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर से आ गया ये एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, 4f14 है, 5d10 है, 6s2 है, नहीं। इसका मतलब कि जब 4f भर गया तो फिर डी में एंटर करा तो ये एलिमेंट डी ब्लॉक का होगा 4f के जस्ट बाद, है ना। तो आप जो लेंथेनम है उसके बाद में आप जाएंगे तो देखेंगे आपको मिलेगा हैफनियम है द, ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। व्हाट इज द ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी एज यू मूव डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स। आईपी क्या होता है, और आईपी इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी ये सारे एक ही ट्रेंड में वैरी करते हैं। और आईपी जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो बढ़ता है और टॉप टू बॉटम चलते हैं तो घट जाता है। तो ये पूछ रहा है डाउन द ग्रुप, तो डिक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज होगा आंसर इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स। नॉन मेटल और मोस्ट रिएक्टिव, तो फ्लोरीन को बोला जाता है सुपर हाइड्रोजन इसी नाते बोला जाता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अगला है विच एलिमेंट है द हाईएस्ट डेंसिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएमटी में 2 बार पूछा गया है, फिर दोबारा जब नीट बना तब भी पूछा गया, जेई में भी पूछा गया और आपके पीजीटी में। हाईएस्ट जो डेंसिटी है वो इरिडियम की है, 22.62 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओस्मियम की जो है वो 22.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जनरली जो क्वेश्चन पूछे गए थे तब ओस्मियम का ही ज़्यादा डिटरमाइन किया गया था, तो ओस्मियम ही आंसर हुआ करता था। अगर आपके ऑप्शन ही इरिडियम नहीं तो ओस्मियम आंसर हो गया क्योंकि सेकंड नंबर पे ओस्मियम होता है, तो ओस्मियम इज द राइट आंसर। लेकिन अगर ओस्मियम इरिडियम दोनों दे दिए जाएं तो आपको आंसर इरिडियम लगाना है, ओस्मियम नहीं लगाना है। विच एलिमेंट फॉर्म्स ए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ए स्टेबल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब देख लीजिए आयरन है हमारा, आयरन के 2 स्टेट बनते हैं, +3 एंड +2। याद कैसे करते हैं, हिकलस। हाई है तो इक लगाएंगे और लो है तो अस लगाएं, तो ये फेरिक और ये क्या हो गया, फेरस। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स शो द ग्रेटेस्ट वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। स्कैंडियम में ज़्यादा चांस वेरिएशन के है नहीं, मैग्नीज में चांस है और क्रोमियम में चांस है। तो मैग्नीज में सबसे ज़्यादा है, +7 से 0 तक जाता है, +7, +5, +3। आप केमन्नो 4 को देख लीजिए, बहुत शानदार एग्जाम्पल है केमन्नो 4।
इससे क्वेश्चन ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता, ये क्वेश्चन बनेगा ही आपके पेपर में, देख लीजिएगा। एसिडिक मीडियम में ये +7 से जाता है +2, 5 का चिन्ह जाता है। फिर आपका न्यूट्रल मीडियम होता है और बेसिक मीडियम होता है। जब न्यूट्रल बेसिक मीडियम में लेके जाओगे इसको तो +7 से +6 में चला जाएगा, इसमें +4 में चला जाएगा, तो ये चेंज आता है मीडियम के हिसाब से। Which element है द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द सेकेंड पीरियड? फिर से क्वेश्चन आ गया आपका, तो लिथियम का सबसे लोएस्ट होगा। Which ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट एंड फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड बनने के लिए एक्सट्रीम लेफ्ट का मेटल होना चाहिए और एक्सट्रीम राइट का नॉन मेटल होना चाहिए। तो मेटल नॉन मेटल ढूंढिए, तो मेटल नॉन मेटल किसमें? बी में है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन जो पेपर सॉल्व करने जाइए तो सबसे पहले आप इजी क्वेश्चन को ढूंढिए, उन्हें कर लीजिए। फिर आप मीडियोकर क्वेश्चंस को ढूंढिए, उन्हें कर लीजिए। फिर आप टफ क्वेश्चन पर अपना दिमाग लगाइए। किसी एक क्वेश्चन में जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, 2 4 10 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको फंसाएगा, उनको छोड़िए। आपको उलझाने के लिए दिया जाएगा कि आप डर जाएं, अपना पूरा टाइम वहाँ पे लगा। जिस क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है उसे भी छोड़ दीजिए। आप उन सारे क्वेश्चन को करिए जो 10 15 20 सेकंड में हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन 50 के आसपास मिलेंगे। जब ये क्वेश्चन हो जाए तो फिर उन क्वेश्चन को करिए इनमें कॉन्फिडेंस है कि हमसे हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपके लगभग 35-30 मिलेंगे। जब आप 80 क्वेश्चन स्कोर कर ले जाएं तब आपको अपना पूरा टाइम बचे हुए 20 क्वेश्चन को ढूंढने में लगाना है जो बिल्कुल सही हो और आपसे हो जाए। और जब आपके 100 क्वेश्चन हो जाए तो बाकी जो बचे क्वेश्चन है उसमें तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर पहले से तुक्का मारेंगे कि आप फटाफट लगाते चले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी 4 साल 5 साल बाद आती है। तब तक आपकी उम्र निकल जाएगी और आपके पढ़ने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। तो उम्मीद है कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।